हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और इस वीडियो की जितनी रिक्वेस्ट हम लोगों को आई है ना कि ये वाले वीडियो तो हमें डेफिनेटली करनी है। क्या होने वाला है आज के इस क्लास में? वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, पर्टिकुलरली फॉर दिस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PYQs में आए हो, चाहे ओवरऑल चैप्टर कवरेज की बात हो, शॉर्ट आंसर, MCQs, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो ब्रीफली मैंने वैसे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, बट एनीवेज अगर गलती से आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, तो भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ लॉट, एंड देन यू कैन इवेंचुअली, जब आप पूरा फुल फ्लेजेडली NCERT पढ़ने बैठोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ MCQs एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू बच्चा दैट अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं और आपको जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइव क्लास में डाउट्स के लिए हम होते ही हैं प्रेजेंट। बट सम ऑफ द टाइम्स जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होते हो तो यू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग कि क्या होगा, ये मुझे समझ नहीं आया। सो यू कैन, अब उसका सोल्यूशन है, व्हाट यू कैन डू, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एंड वो लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस वीडियो से रिलेटेड या एनीथिंग इन जनरल, अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पर भी, मैथ साइंस एनीवेयर, तो हमेशा आप वो लिंक पर क्लिक करके इसके सबसे पहले जो भी आज इस क्लास में होने वाला है उसका AI नोट्स भी मिल जाएगा। प्लस आपको आपके जो डाउट्स होंगे उनका भी फ्री में सोल्यूशन, जो भी वॉट एवर डाउट यू हैव उनका सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो बिफोर दैट आप लोग अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स, सब कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, सब कुछ आप वहाँ पर चेकआउट जरूर करना। देन ऑब्वियसली दिस इज हाउ द इंटरफेस विल लुक लाइक। यहाँ पर आप अपने डाउट सबमिट कर सकते हो, AI के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन। तो बच्चा आज हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट? सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन से आप जल्दी से पढ़ लो एक बार अच्छे से। Now, this is a very important question. This has been repeated a lot of times. In the below picture of Frederick Seroy, utopian vision, the saint, angel, Christ symbolize what? Equality among people, fraternity among nations, freedom of nations, or resentment against nation. Now, option number D तो नहीं होना चाहिए. Resentment is more like something that is against the nation. So nothing was against the nation. It was against the king. है ना बच्चा? तो रूल क्या था कि it was particularly very derogatory. जो राजा रूल करता था वो अय्याशी करता था, रेदर देन थिंकिंग अबाउट हिज पीपल, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ हिज कंट्री जिनको वो रूल कर रहा था। तो अब क्लास टीचर अगर आपकी नहीं सुनेगी एंड बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी ना फिर। एग्जैक्टली अब आपको खुद सोचो, इक्वालिटी यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, फिटर्निटी दिख रहा है या फ्रीडम दिख रहा है? एंड ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, यू सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लैग्स ओवर देयर। ठीक है, देखो आप यहाँ पर जर्मनी का, फ्रांस का, सबका फ्लैग आप देख पा रहे हो। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स ब्रदरहुड, एंड फ्रेटर्निटी को ही बच्चा ब्रदरहुड कहते हैं। सो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। सो इस पिक्चर में हमारा भाईचारा ज्यादा नजर आ रहा है rather देन रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ यूटोपियन विजन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेना। एनीथिंग विच इज इमेजिनरी एंड वेरी अनलाइकली टू बी ट्रू, बट स्टिल फ्रेडरिक सोरॉय ने अपने पेंटिंग्स में एक दुनिया इमेजिन करी थी, और वो जो उसके सपने की दुनिया थी। बट इवेंचुअली उसका कुछ पार्ट तो ही वाज एबल टू अचीव, बट नॉट एंटायरली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। Napoleon's invasion was resented in several countries due to. Now we have done this part in class 9th as well. As you might be, थोड़ा तुम्हें कुछ तो याद आ रहा होगा. And that is something कि Napoleon actually 1804 में बच्चा एक सिविल कोड लेके आता है ना? हाँ, याद तो आ रहा है हमें। ये जो सिविल कोड होता है ये पूरी फ्रांस को चेंज करता है। और नेपोलियन बचपन से एक सपने के साथ पैदा हुआ था। डू यू रिमेम्बर दैट सपना? वो ही वांटेड टू बिकम कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था। हाँ, पॉसिबल तो हो भी सकता था, लेकिन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दुश्मन मिलेंगे ना उसको अपने रास्ते में।
अगर मान लो कि मैं बोलना चाहती हूँ आई वांट टू रूल द होल अर्थ और प्लेनेट और जुपिटर, तो आई विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, अ लॉट ऑफ फाइट्स आई हैव टू डू भाई। यू नो, इंडियन आर्मी को हराना पड़ेगा, यूएस आर्मी को हराना पड़ेगा, फिर जाके पावर मिलेगी, तो सबको हराना पड़ेगा ना बच्चा। वो जब ये सारे इन्वेजन कर रहा था, तो क्या रीजन था उसका? इन्वेजन सारी कंट्रीज ने क्यों बोला कि यार ये जो कर रहा है ना वो बढ़िया नहीं कर रहा है? तो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी, अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन के इन्वेजन को जब वो बाकी दुनिया में कॉन्कर करना चाहता था, तो वो सिस्टम भी चेंज कर रहा था। दैट इज हाउ वॉट एवर ही वॉन्टेड, वो जैसे दुनिया बनाना चाहता था वैसे दुनिया लोग उसको बनाने भी तो नहीं दे रहे थे ना। तो वो एक सिस्टम को खत्म करना चाहता था, एंड दैट वाज फ्यूडल सिस्टम। नाउ व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम बच्चा? फ्यूडल सिस्टम में ना डिविजन होता है सोसाइटी में, और अकॉर्डिंगली सब लोग इक्वल नहीं होते हैं। सम ऑफ द पीपल हैव टू वर्क फॉर द अदर पीपल। जैसे सर्वडम होता है विच इज मोर लाइक स्लेवरी, आपको दूसरों के लिए पैसा कमाना है, आपको दूसरे को पैसा देना है। तो ये सर्वडम को आपके नेपोलियन ने खत्म करा था, और उससे राजास को बहुत बुरा लग रहा कि अरे हमारा तो पूरा सिस्टम हिला देगा इंसान। देन दी ऑल द राजास टीम्ड अप अगेंस्ट नेपोलियन, और उन्होंने उनको एक वॉर में हरा भी दिया था। ठीक है, सो अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम वाज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से लोग नेपोलियन के इन्वेजन को रिसेंट कर रहे थे कि इसको तो अब मिलके हम लोगों को हराना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से। Which was not a quality of Napoleon Civil Code 1804 from the following? इनमें से कौन सा सिविल कोड ऑफ जो लेके आया था, जैसे हमारे भी स्कूल में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लाइक यू कांट गो टू स्कूल इन योर कैजुअल यूनिफॉर्म एवरी डे अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम स्पेशल ओकेजन। आपको एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, आपको सोसाइटी में भी रहते हो तो भी करना पड़ रहा है ना। ऐसे थोड़ी कि अरे आज अम्बानी जी जा रहे थे, अम्बानी जी को उनकी गाड़ी से उतार के हम बैठ जाएंगे। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग। देयर इज अ सर्टेनली सिविल मैनर विच यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी, एंड दैट इज हाउ आपका नेपोलियन ने भी एक सिविल कोड निकाला था अपने जमाने में। उसका जमाना 1804 का था, और उसने अपने सिविल कोड में क्या क्या इनमें से लिखा था और क्या नहीं लिखा था। तो 3 चीजें लिखी थी, एक नहीं लिखी थी। सिंपल सी बात है, राइट बाय बर्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट फॉर ऑल, या इक्वालिटी बिफोर द लॉ बच्चा। सो राइट बाय बर्थ उसने इग्नोर, मतलब उसने डिलीट किया था। अब पहले के जमाने में नेपोलियन ने देखा कि राजा का बेटा राजा बन रहा है और किसी को तो चांस ही नहीं मिल रहा है। नाउ ही वांटेड टू गिव एवरीबॉडी द इक्वल चांस ऑफ बिकमिंग द राजा, द किंग एंड द क्वीन, बट उसने बच्चा रिजेक्ट कर दिया था। तो ही वाज नॉट सपोर्टिंग राइट अगेंस्ट जो बर्थ था, वो उसने रिजेक्ट कर दिया था। रिमेंबर दिस ऑलवेज। वो अब राइट बाय बर्थ बिल्कुल भी डेफिनेटली यहाँ पर नहीं दे रहा था। ठीक है, वो रिजेक्टेड उसको कर रहा था पूरा का पूरा। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके सामने, जल्दी से मुझे बताओ। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी under which people demanded freedom of markets in early 19th century. Here up. Freedom मांग रहे थे लोग. So was it romanticism? Was it liberalism? Was it socialism? Was it rationalism? According to you, what do you think should be the answer? Let's try to do all the options, and then we'll realize that romanticism is basically something which led to cultural aspect. यहाँ पर रोमांटिसिज्म में वो देश प्रेम वाली भावना थी, तो इट वाज नॉट रिलेटेड टू मार्केट्स एज सच। अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म वाज लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब चीजों का, है ना। सो दैट वाज आल्सो नॉट अ मार्केट फिनोमेना। बट यहाँ पर जो रैशनलाइजेशन होता है चीज़ों का, दैट इज मोर लाइक कि जो भी चीज़ें राइट और रॉन्ग है ना, सो ट्रू फॉल्स देखना, रैशनलाइज करना, वॉट एवर इज हैपनिंग, एनी चेंज दैट वी वॉन्ट इन सोसाइटी। द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज लिबरलिज्म, एंड दैट इज ऑल्सो आर करेक्ट आंसर। लिबरलिज्म का मतलब, वैसे तो बच्चा हमारा लिबर वर्ड से ये बना है, विच इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है फ्रीडम। बट दिस वॉज to be understood by a lot of middle class people coming up in the 19th century। और उन्हें पता चल गया था कि भाई अगर पैसा है ना इंसान के पास तो सब कुछ है। लेकिन राजा कभी किसी को पैसा नहीं कमाने देता था।
बिकॉज वो हमेशा अपने पास ज्यादा पैसा रखना चाहता था, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप ज्यादा पैसा कमाओ उससे। सो वो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लोगों पर लगाता था, और जिसकी वजह से मार्केट ट्रेड ये सब फ्लरिश नहीं कर पाता था, कोई भी बिजनेसमैन नहीं बन पाता था बेसिकली। एंड देन देयर वर पीपल हु वांटेड मार्केट फ्रीडम, और उनको हम लोग लिबरलिज्म कहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज मोर ऑफ अ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइज आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट with regard to the Zollverein from the following options. It was a coalition of Prussia states formed to manage political alliances. Its aim was to bind Prussia politically into an association. Rather, it was a custom union at the initiative of Prussia. It helped to awaken and raise national sentiment in Europe. Hanji, who is going to tell me what do we actually mean by Zollverein? Zollverein बच्चा हमारे पास एक कस्टम यूनियन था, विच वी हैव टू रिमेंबर इन दी ऑप्शन नंबर किधर है, सी में गिवन है, वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। जोल्वरीन जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये कस्टम यूनियन था, और ये एक इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने, जो आज का करंट जर्मनी है। जर्मनी का पुराना नाम एक्चुअली प्रशिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्चुअली में क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ये ना अलग अलग प्रोविंसेस होते थे। लाइक दिस इज प्रोविंस नंबर 1, ये प्रोविंस नंबर 2, प्रोविंस नंबर 3 एंड प्रोविंस नंबर 4, और इनके ऊपर अलग अलग किंग्स भी रूल कर रहे होते थे। लाइक यहाँ पर जो किंग होगा ना, दैट विल बी ऑस्ट्रिया का किंग। यहाँ पर डच किंग होगा तो किंग बी, किंग सी। तो एवरी टाइम somebody wanted to do any trade anybody wanted to do, तो उनको क्या करना पड़ता था, हर बार अलग अलग जगह जाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। एंड व्हेन दे वांटेड टू ट्रेड, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने पर, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाने तक, पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने तक, दे हैड टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑल्सो इसमें बहुत, हर एक राजा की अपनी एक अलग करेंसी थी। देन पीपल रियलाइज यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, हमें तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम तो बस करेंसी चेंज करते रहते हैं, और करेंसी का वैल्यू भी अलग अलग है। इवन क्लोथ का मेजरमेंट भी अलग था, मेरा 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू योर 1 मीटर, है ना, तुम्हारा 1 मीटर में भी। और लड़ाई झगड़े होते थे उसके वजह से, अरे भाई आपने बोला था 1 मीटर दोगे, ये तो 1 मीटर से कम है, और बहुत ज्यादा झगड़े होते थे लोगों के। एंड दैट इज वेयर एक कस्टम यूनियन बच्चा बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है जोल्वरीन। और जो 30 टाइप ऑफ करेंसीज थी वो उसको 2 कर देता है, और बहुत सारे कस्टम टैक्सेस जो लगाए जाते थे, जो भी आज भी लगता है कस्टम ड्यूटी। हाँ जी, ये जो कस्टम वर्ड है दैट इज स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज हिस्ट्री। ये जो कि कोई हम लोग सामान मंगाते हैं इंटरनेशनल, तो उसमें गवर्नमेंट हमारे कस्टम ड्यूटी लगाती है कि इतना अफोर्ड करवा रहे हो तो टैक्स दो, आज भी होता है। लेकिन इट इज नॉट समथिंग कि हम 4,000 का सामान मंगा रहे हैं तो 40,000 का उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। 4,000 के सामान पर वो आपसे 300, 400 और मे बी समटाइम 700, 800 टैक्स ले लेती है, विच इज स्टिल ठीक है, हो जाएगा इतना तो। बट ये नहीं कि 4,000 की चीज हो तो 40,000 टैक्स लगाया जा रहा है। तो दैट वॉज द थिंग हैपनिंग विद दी आपका पीपल इन यूरोप। तो इसीलिए जोल्वरीन क्लब को बनाया था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पोर्शन। व्हाई वाज जोल्वरीन, अब तो आप इसको आराम से बता दोगे। Why was a custom union or Zollverein formed by Prussia and most of the German states in 1834? ये इतना ज़्यादा क्यों बनाया गया था? As you can see from the option, to abolish state-imposed restriction on the movements of goods and capital, to encourage the state-wise system of weights and measures, to import more goods from the landlocked Balkans, to boost trade with England and France. That's obvious. That is obvious बच्चा, क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी लोगों को उस पर, वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने थे। दे वांटेड टू अबॉलिश, एंड अबॉलिश को क्या बोलते हैं, रिमूव। सो जो गवर्नमेंट थी उसको बोला गया कि भाई ये हटाओ, वी वांट टू गेट रिच, हमारे पास ये जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड कैपिटल्स का, ये हटाओ ना, हमारे को भी यूट्यूब चलाने दो। यूट्यूब इज नॉट इंडियन, राइट? इट इज जो हमारा यूट्यूब है, जिसके मीडियम से आप ये क्लास देख रहे हो, दैट इज डेफिनेटली नॉट इंडियन। बट डज द गवर्नमेंट डिसअलाउ इट? नहीं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। सम ऑफ द डे जब गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं नहीं आज नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, हम लोगों को देखना पड़ेगा, खुद का यूट्यूब बनाना पड़ेगा। चलो अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बोर्न? गिउसेपे गैरिबाल्डी, गिउसेपे मज़ेने,
काउंट केवियर या ऑटोवन बिस्मार्क। तो बच्चा ये चारों ही नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सीक्रेट सोसाइटी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमारी जो सीक्रेट सोसाइटी होती थी बच्चा, वो इंडियन नेशनलिज्म में भी काफी लोगों को इंस्पायर करती है। और ये सीक्रेट सोसाइटी इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि जो भी रेवोल्यूशनरी होते थे उनको गवर्नमेंट हमेशा जेल में डाल देती थी या देश से ही निकाल के बाहर भेज देती थी कि जाओ तुम नहीं रहने लायक हो इस देश में। बिकॉज रेवोल्यूशनरी कॉन्टिन्यूसली चेंज चाहते थे, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द किंग। वो राजा को हटाना चाहते थे पूरी रास्ते से। एंड देन इवेंचुअली व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट कि उन लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था राजा के तरफ से। तो पता चल जाता था कि कौन रिसेंटमेंट दिखा रहा है राजा के लिए, तो उनको अरेस्ट कर लेते थे और उनको देश निकाला दे देते थे। लाइक देश से बाहर भेज देते कि जाओ 10 साल जेल में रह के आओ, और एक पता नहीं कहीं तो आइलैंड पर भेज देते थे। तो फिर इन लोगों ने सीक्रेटली करनी शुरू करी, जो हमारे रेवोल्यूशनरी हैं बच्चा, और जिनमें से मजेने की 2 सीक्रेट सोसाइटीज, वो सीक्रेटली जाता था लोगों से मिलने। एग्जैक्टली रात को 3 बजे वो मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पता नहीं होता था किस चीज की मीटिंग है। बहुत बार तो ऐसे लगता था कि कोई तो एसोसिएशन है, इनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, सो दैट इज वाई दे आर डूइंग मीटिंग, तो लोगों को पता ही नहीं होता था। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी है विच वॉज यंग यूरोप, जो उन्होंने बोर्न में बनाई थी, और एक है यंग इटली, ठीक है। दीज आर 2 सीक्रेट सोसाइटीज जो गिउसेपी मजेने ने बनाई थी, और मजे मजे में इसने अपने देश को बहुत सब कुछ दे दिया, ठीक है। आज भी गिउसेपी मजेने इटालियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से मतलब सब कुछ हुआ, इटली इटली इसी की वजह से है ना। चलो, अदरवाइज तो वहां पर इतने सारे तरीके के राजा थे तो पता ही नहीं क्या होता। ओके, यहाँ तक बच्चा हमने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा। फ्रांस नीजेस मेटरनिच once said, the rest of the Europe catches cold. What did Duke Metternich mean by this statement? France Bourbon dynasty was the most influential line of kings in Europe. French trade guilds wielded enormous power over European trade. France had begun annexing neighboring nations after 1815. France nationalist movement inspired other nations. Yes, everyone. What do you think should be the correct answer? What is the thing happening? कि आपको क्या लग रहा है कि किस इंसान ने ऐसे कहा होगा कि अरे दो चिकता तो पूरी दुनिया को जुकाम आ जाता है? क्यों भाई, उसका बहुत बड़ा नाक है क्या? लाइक कितना बड़ा बैक्टीरिया निकल जाता है कि पूरी दुनिया को वो अपना वायरस दे देता है? तो व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा, फ्रांस के लोग बाकी लोगों को इंस्पिरेशन कर देते थे, इंस्पायर कर देते थे फॉर द गुड। तो सब कुछ बिकॉज सबसे पहले फ्रांस में शुरू होता था, एंड ये कहानी 2 बार रिपीट हुई। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वी हैव डन इन दी क्लास 9th, राइट? एक साथ 8 9 फ्रेंच फ्राइज वाला मैंने आपको शॉर्ट टिक भी बताया हुआ है। सो फ्रेंच जो फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन 1789, दैट वाज द फर्स्ट अपीवल। और उसके बाद जुलाई वाला फर्स्ट अपीवल हो गया। मतलब दोनों चीजें फ्रांस से ही शुरू हुई। सबसे पहले राजा को हटाने का आइडिया फ्रांस के लोगों को आया, और जब दोबारा से मोनार्की ने रीस्टोर कर लिया था अपने आप को, उसके बाद दोबारा से 18th सेंचुरी में 1840s के अराउंड दोबारा से जुलाई में ही अपीवल, आपका जुलाई अपीवल फ्रांस से ही शुरू हुआ। मतलब समझ रहे आपको? थोड़ा स्टोरी समझ में आया? फ्रांस ने 1789 में ट्राई किया, हाँ मोनार्की जीत हार गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन फिर मोनार्की ने नेपोलियन को हरा के दोबारा मोनार्की रिस्टोर कर ली। फिर दोबारा स्ट्रगल शुरू हुआ, और जब दोबारा स्ट्रगल शुरू हुआ तो फिर से फ्रांस ने ही शुरू करा। समझा? एग्जैक्टली तो यहाँ पर बचा, फ्रांस बाकी सारे नेशंस को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था कि अरे तुम भी ले लो आजादी। और ड्यूक मेटरनिच से रिलेटेड हमको कुछ बातें डेफिनेटली याद रखनी है, दैट ही होस्टेड कांग्रेस ऑफ वेना। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज थी। और यहाँ पर एक ट्रीटी भी साइन हुई थी बिटवीन क्या बोलते हैं इसको, नेपोलियन और ब्राप के देशों के। ब्राप बी फॉर ब्रिटेन, आर रशिया, ए ऑस्ट्रिया एंड पी प्रशिया। इन तीनों चारों लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो यहाँ पर बच्चा एक ट्रीटी होती है, जब भी कोई हार जाता है ना वॉर में, तो ये हमेशा एक ट्रीटी साइन होती है, लाइक दिस इज व्हाट वी आर गोना डू नाउ। तो ट्रीटी ऑफ वेना इधर ही साइन हुई थी, और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आए थे। दैट वाज 1815 में ये हुई थी। एंड 1815 में जब ये सारी वेना में, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज हैपनिंग इन वेना, और उसी वेना में जो ऑस्ट्रिया में है ऑब्वियसली, और उसी ये जो ड्यूक मेटरनिच थे उस टाइम वहाँ के चांसलर थे। आज भी होते हैं चांसलर, हाँ जी आज भी होते हैं, लेकिन चांसलर वर्ड वी डोंट यूज, वी यूज चांसलर वर्ड इन यूनिवर्सिटीज।
है ना, जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के भी कोई चांसलर होंगे। रादर अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग एक वर्ड लेफ्टिनेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट यूज करते हैं। सो इंडिया के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये सारी चीजें डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। सो कांग्रेस ऑफ वेना विच वॉज इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के उस टाइम के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑब्वियसली एक वही था क्या, मोनार्की को सपोर्ट करने वाला इंसान, अरे हमारी गवर्नमेंट है। उसने बोला था कि मेटरनिच तो बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार है ना, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। चलो बच्चा, तो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? Which of the following treaty recognized Greece as an independent nation? Treaty of Sèvres, Treaty of Versailles, Treaty of Lausanne, Treaty of Constantinople. अब इनमें से हमने ग्रीक वाला जो पढ़ा था, ग्रीक को क्या बोला जाता है? क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। बिकॉज आपको पता है कि जो भी सारा हिस्ट्री, लिटरेचर, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना हमको, लाइक आप किसी भी बड़े हिस्टोरियन का, किसी भी इंग्लिश ऑथर का अगर आपको नाम याद है तो यू विल रिमेंबर कि बहुत सारी जो भी लैंग्वेजेस थी दैट वाज ग्रीक लैंग्वेज। इनिशियली सब कुछ ग्रीक लैंग्वेज में होता था। एंड इवन द हिस्ट्री ऑफ यू नो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस जो हैं वो भी ग्रीक लैंग्वेज में सबसे पहले पढ़े लिखे थे। तो जो हमारा ग्रीस एज अ कंट्री है उसको बच्चा क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है, बिकॉज ये इसने पूरी यूरोप को पाला है। तो ये क्या है, ये पूरे यूरोप को पालना है, क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन की अगर किसी ने पाला है ना पूरे यूरोप को, सब कुछ दिया है, तो वो ग्रीस ने दिया है। ठीक है, तो इसी ग्रीस को थोड़ा आज़ादी चाहिए था बिकॉज इसके ऊपर रूल कर रहा था ऑटोमन एम्पायर जो कि इस्लामिक रूल था, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज सब आज़ादी मांग रहे हैं तो ग्रीस ने भी आज़ादी मांगी। और फिर भाई बहुत बढ़िया सा वॉर हुआ भयंकर तरीके से, एंड देन फाइनली ग्रीस जीत गया। और एक बच्चा ट्रीटी होती है, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ पर इसके बाद आपका ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाता है, दैट वाज 1830 ओके, बहुत बार ईयर भी पूछा जाता है बच्चा, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट वाज साइंड इन 1830। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एंड देन वील मूव अहेड विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट। Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग कौन बना? Was it Giuseppe Garibaldi? Was it Victor Emmanuel II? Was it Giuseppe Mazzini? Was it Macedonia? ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पता ही है कि कौन किसको कहा जाता है, प्रोक्लेम द किंग, राजा। अभी यूनिफिकेशन नहीं हो रही, राजा किसको बनाया गया था? वी ऑल नो दैट वाज विक्टर इमैनुअल सेकंड, जिनको इटली का यूनिफिकेशन हो गया। इटली वाज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट स्टेट्स, सो 7 जो भी डिफरेंट प्रोविंसेस थे बच्चा, उनको क्या करा गया, एक इटली बनाया गया, और ये जो अलग अलग राजा होते थे, और इसको अब हम यहाँ पर एक वन नेशन बनाया गया। और ये 7 के 7 प्रोविंसेस पे जो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन था, अलग अलग देश से राजा आए हुए थे। ऑस्ट्रिया का राजा इटली आया हुआ है, जर्मनी का राजा इटली आया है, हैब्सबर्ग एम्पायर आया हुआ है, बर्बन एम्पायर आया हुआ है। ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, why did the weavers in Silesia revolt against contractors in 1845? Identify the appropriate reason from the following options. कॉन्ट्रैक्टर उनके पैसे टाइम से नहीं देता था, कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, कुछ ही लोगों को हाई पोस्ट पर रखे हुए था, कॉन्ट्रैक्टर्स यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स गिव देम लोन ऑन हाई इंटरेस्ट। तो जो वीवर्स का बच्चा क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, दैट वाज बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसे नहीं दे पा रहा था, तो दे रिवोल्टेड एंड इवेंचुअली दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। अच्छा जल्दी से बोलो फटाफट से, which of the following countries actually involved in the 3 war with Prussia and ended with victory and unification of Germany? अब जर्मनी जो था विच वॉज अर्लियर, उसका नाम प्रशिया, फिर उसका नया नाम जर्मनी, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम जो पढ़ते हैं, कौन से 3 देशों के साथ जर्मनी को लड़ना पड़ा? ऑब्वियसली जो उस पर रूल कर होंगे, सो ऑस्ट्रिया तो डेफिनेटली है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑस्ट्रिया हमारा सारे ऑप्शंस में है। बट फ्रांस भी हमारे सारे ऑप्शंस में है, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया तो होगा, तो टर्की, डेनमार्क, पोलैंड और इंग्लैंड पता होना चाहिए, बस वही जो हमने हमारे चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा है, एंड दैट्स करेक्ट, डेनमार्क। ऑस्ट्रिया और डेनमार्क दोनों ही पड़ोसी देश हैं बच्चा। सो अब यहाँ पर ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, ऑस्ट्रिया का राजा भी प्रशिया पर बैठ के रूल कर रहा था बहुत बढ़िया से, 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन, नेपोलियन ने 39 बड़े बड़े ऑलमोस्ट काइंड ऑफ देश बन जाते,
स्टेट्स क्या होते हैं, आज हमारे यहाँ पर स्टेट है ना, तो जैसे वी हैव लॉट ऑफ राजस्थान गुजरात स्टेट्स हैं, ऐसे ही छोटे छोटे राजा होते थे हर एक स्टेट पर, और उन सब स्टेट को यूनाइट करके एक देश बनाना, और तुम हमारे यहाँ पर क्या लेने आए हो, उनको भगाना कि ऑस्ट्रिया वालों तुम क्या कर रहे हो उधर, अपना खुद का देश बनाओ, यू डोंट स्पीक द लैंग्वेज वी स्पीक। तो बच्चा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। Which of the following was not an ethnic group that inhabited the British Isles in the 16th century? अब ब्रिटिशर्स का भी बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है, और इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, पूरी दुनिया जब लड़ रही थी तो दे डिड नॉट फाइट। इन्होंने सिंपली एक एक्ट पास किया अपने पार्लियामेंट में, दैट वाज एक्ट ऑफ यूनियन, कि हमें तो टीम बनानी है, हमारी एक यूनियन बनाना है। यूनियन पता है क्या होता है, जब आप कभी बड़े हो जाओगे तो आपका ना रीयूनियन होगा, जब आप स्कूल से पास आउट हो जाओगे, एंड यू नो योर टीचर्स विल कॉल यू व्हेन दे विल मिस यू सो मच कि बच्चा वी मिस यू एंड ऑल। सो फिर आपको वो बोलेंगे कि आज हम स्कूल में रीयूनियन रख रहे हैं, लाओ लेट्स मीट। तो यूनियन मतलब इज मोर लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब वो मतलब अब अगर रीयूनियन होगा तो दोबारा मिलेंगे, यूनियन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ना। ग्रुप ऑफ पीपल में क्या है, एक ऐसा एक्ट जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम साथ में लेके आने वाले थे। तो इंग्लिश, ब्रिटिश, स्कॉट्स एंड आयरिश। अब इंग्लैंड में भाई लड़ाई नहीं हुई, इसको स्ट्रेंज एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश एज अ क्या है, एक एथनिसिटी नहीं थी, बट एथनिसिटी इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरलैंड। स्कॉटलैंड के एथनिक लोग और आयरलैंड के एथनिक लोग अलग होना चाहते थे, अपना अलग देश चाहते थे, बट नहीं हो पाए बिकॉज इनके पास उतना पावर ही नहीं था। दे फॉट लॉट, जैसे ग्रीस ने लड़ा है ना, जर्मनी ने लड़ा, फ्रांस ने अपनी राइट्स के लिए हक अपना बोला कि अरे मुझे मेरा हक दे दो। दे वर ऑल्सो यू नो आस्किंग फॉर देयर शेयर, बट इनको नहीं मिला। ब्रिटेन इतना पावरफुल था, पैसे वाला था, इनकी आवाज वहीं पे दबा दी, इनका जो भी जो लोग आवाज उठाते थे वहीं पर दबा दिया। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट यू नो क्वेश्चन एंड देन हैव वी गो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। The following image is the personification of Germany commonly associated with the Romantic era and the revolutions of 1848. Which of the following aspect best signifies this image of Germania? Heroism and justice, flock and culture tradition, austerity, asceticism, revenge and vigilance. Yes everyone, क्या इसमें हमें दिख रहा है? एंड दैट इज ऑब्वियसली बच्चा, हमें दिख रहा है कि उसके हाथ में एक तो कुछ तो यू नो तलवार है, उसके चेस्ट पर देखोगे तो ये एक चेस्ट प्लेट दिख रही होगी, उसके हाथ में अपना देश का फ्लैग है। सो दैट इज ऑल रिप्रेजेंटेटिंग जस्टिस एंड हीरोइज्म। उसके हाथ में तलवार से हमें पता चल गया कि ओहो हो, रानी की झांसी, झांसी की रानी, हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये जो हमें पूरी इसकी पूरी चीज है कि अगर मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं भी आपके साथ बुरा करने वाली हूँ, बट मैं पहले अटैक नहीं करूंगी। सो दैट इज हीरोइज्म। और मैं अपने देश के लिए क्या करने वाली हूँ, हमेशा खड़े रहने वाली हूँ, मेरे देश को हमेशा जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा ये किस जे आपको पता है कि इनका नाम जो है जर्मेनिया है, एंड शी वाज रिलेटेड टू जर्मनी। ऐसे ही फ्रांस की भी एक एलेग्री होती है बच्चा, ये एलेग्री इज मोर लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर, जिससे कि लोग कल्चरली कनेक्ट कर पाए। जैसे हमारे इंडिया के पास भारत माता है, वैसे ही फ्रांस के पास मेरी आने होती थी, ये भी आप डेफिनेटली याद रखना। ठीक है, दैट वाज मेरी आने। Okay, remember this very clearly. She was also one of the allegri. Now let's move ahead with the next question, and then we see. Identify the name of Prussian king who was proclaimed German emperor in a Germany held at Versailles. Hanji, who is going to give me the answer? Identify the name of Prussian king who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. बेसिकली किसको बनाया था? इट वॉज नॉट ल्यूई फोर, इट वॉज नॉट विलियम वन, मे बी इट वॉज विलियम टू और हेनरी सेवन। बच्चा इट वॉज विलियम वन। विलियम वन हमारा आंसर है। उससे पहले एक और राजा को बोला था कि राजा बन जाओ, है ना, जर्मनी का, लेकिन उसने मना कर दिया था, एंड देन इवेंचुअली विलियम जो है फर्स्ट को आपका जर्मनी का एम्परर बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन of 1707? Now since I have already explained so much about this, एंड अब तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे, है ना? कैन यू डू दिस? यस। सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। वियतनाम तो हमने पढ़ा भी नहीं है, सो दैट्स लाइक समथिंग व्हिच वी हैव नॉट डन इन द चैप्टर। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा हमने अभी देखा था। इफ यू विल गो बैक, तो अभी हमने ये पूरा पढ़ा है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हम लोगों ने ब्रिटिश से रिलेटेड
सारी चीजें पढ़ी थी, है ना. सो इट वाज यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. एंड यहाँ पर ईयर आप डेफिनेटली याद रखना. वैसे ही आपको जो हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ग्रीस, ये कुछ चीजें तो नो ब्रेनर, आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, पता होनी चाहिए. ओके चलो, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो. The image was painted by artist Lawrence Klassen. This image was painted by artist Julius Hubner. Germania guarding the Rhine as the title was the title of this painting. Philip Well was the artist who made this painting. क्या है बच्चा आंसर, जल्दी से बोलो. Yes everyone, what do you think is the actual answer of this particular question? ये बच्चा पेंटिंग है आर्टिस्ट जूलियस हेबनर ने, जिसने बहुत ज्यादा चीजें जो ऑब्वियसली पूरे यूरोप में हो रही थी उसके डिग्रेडेड सिचुएशन को शोकेस करने के लिए दिखाया था. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से रिलेटेड है, नेपोलियन स्पेन से रिलेटेड है, गिउसेppe गैरिबाल्डी फ्रांस से रिलेटेड है, बर्बन किंग्स इटली से. करेक्टली मैच ढूंढना है, बाकी सब गलत लिखा है, मतलब कि 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट एंड ओनली 1 इज करेक्ट. सोचो और बताओ, सोचो और मुझे बताओ. ऑटो वन बिस्मार्क इज रिलेटेड टू जर्मनी, नेपोलियन इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्पेन, रियली. गिउसेppe गैरिबाल्डी इज रिलेटेड टू फ्रांस, रियली. Bourbon king is related to Italy. Let's just try to understand this entire portion. हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 8 आपका, जर्मनी. Otto von Bismarck is also called as architect of Germany. इनको आर्किटेक्चर कहा जाता है जर्मनी का, कि जर्मनी इसी की वजह से जर्मनी जैसा दिखता है. ठीक है, ये तो आप याद रखना. लेकिन बच्चा नेपोलियन इज नॉट रिलेटेड टू स्पेन, इट वाज ही वाज रादर रिलेटेड टू फ्रांस. गैरिबाल्डी वाज रादर रिलेटेड टू इटली. ठीक है, इटली का पास था. और ऑब्वियसली बर्बन किंग का तो काफी ज्यादा एक्सपेंशन था हर एक देश में. सो दे वर प्रेजेंट इन फ्रांस, दे वर प्रेजेंट इन इटली, दे वर प्रेजेंट इन स्पेन एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पार्ट में वो हर जगह प्रेजेंट थे. ऑलराइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट से करो. और ये हमारा आजकल पिक्चर बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपको हार्ड सेशंस भी करने रहेंगे, अच्छे से सारी चीजों को पढ़ना रहेगा. Napoleon in the given picture is depicted as a postman. What do each letter falling from his back represent? ये नेपोलियन है और उसके बैक से कुछ पेपर गिर रहे हैं. थोड़ा सा मे बी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि उस पे क्या लिखा है, बट आई विल एक्सप्लेन. नंबर ऑफ वॉर्स ही फॉट, लेटर्स ही पोस्टेड टू द मोनार्क्स, टेरिटरी लॉस्ट बाय हिम और एरियाज कॉन्कर्ड बाय हिम. व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर? दैट्स एक्चुअली जो भी उसके हाथ से जाते जा रहा था, आपको पता है कि उसने बहुत सारी टेरिटरी कंट्रोल करी थी, बट इवेंचुअली उसका सब कुछ लुट पुट गया था. एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एक बैटल हुआ था, दैट वाज बैटल ऑफ वाटरलू बच्चा. उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ चला गया था, है ना. ये बैटल ऑफ वाटरलू ऑब्वियसली 1815 में ही हुआ था, जिसमें वो हार गया था. एंड देन इवेंचुअली ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी. जितना भी उसने एक्सपैंड किया था ना, फ्रांस के एक्सपेंशन किया था, बहुत बड़ा बना दूंगा, पूरी दुनिया में बस फ्रांस ही रूल करेगा, पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा, एक ही राजा होगा, एंड दैट विल बी नेपोलियन. वो सब कुछ उसके हाथ से चला गया था जब मोनार्कीज ने उसको हरा दिया था. द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलेगरी ऑफ लिबर्टी सॉरी. जल्दी से बताओ फटाफट से, लिबर्टी से हम मतलब लिबर्टी का क्या कनेक्शन हो सकता है, कौन से एलेगरी से? स्वॉर्ड यानी कि तलवार, ऑलिव की ब्रांच, रेड कैप, या फिर कोन, क्राउन ऑफ ओक, ओक का जो ताज पहने थे एलेग्रीज ने. सो लिबरलिज्म ऑब्वियसली जो है लिबर्टी, फ्रीडम, और फ्रीडम जब भी कोई हो जाता था तो वो लोग रेड कैप पहनते थे. सो बच्चा रेड कैप पहनना मतलब दे आर फ्री फ्रॉम द स्लेवरी दैट दे वर डूइंग सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन बच्चा. एंड रेड कैप जो है लोग लिबर्टी का साइन को देखते थे. अभी हमारा एमसीक्यूज खत्म हो गया है, ओके. और अब हम मूव ऑन करने वाले हमारे मेजर पार्ट, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम दिस पोर्शन, विच इज गोइंग टू बी जो लिखने वाला पोर्शन होता है, जिसका आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था.
अब इसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, हाई ऑर्डर थिंकिंग सब कुछ आने वाला है. सो वील नाउ सी द लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन एंड यहाँ से हम लोगों की जो भी सारी चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी. Now let's move on with the question. Explain the measures and practices introduced by French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. Let me explain this a little bit. What is this question all about? आपसे पूछे बच्चा वो क्या क्या चीजें करी थी रेवोल्यूशनरीज ने जिससे लोगों के दिमाग के दरवाजे एक्चुअली में ओपन हुए एंड देन दे रियलाइज कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फ्रीडम, हाउ दे वर मोटिवेटेड टू डू सो मच ऑफ देयर एफर्ट्स. किसी को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए जब तक वो खुद मोटिवेट नहीं है. तो हाउ वी कैन मोटिवेट एनीबडी फॉर अ रेवोल्यूशन और फॉर अ चेंज इन द सोसाइटी. तो रेवोल्यूशनरीज का क्या रोल था, क्या प्रैक्टिसेस करी, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले तो बच्चा हम लोग यहाँ पर हमारे इस वाले क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, इमेजिन दिस क्वेश्चन कमिंग फॉर 3 मार्क्स तो इतना लिख देना. इमेजिन दिस क्वेश्चन कमिंग फॉर 5 मार्क्स तो कितना लिख देना, ज्यादा लिख देना. आंसर सब कुछ यहीं पे मिलेगा. So if you are writing, so you can pause this video here and you can continue writing. And if you want the rest of the portion तो वो भी मैं दिखाने वाली हूँ. अब देखो ध्यान से सुनो. जो भी रेवोल्यूशनरी थे ना वो इमेजिन करवा रहे थे लोगों को द आइडिया ऑफ लाभ पात्रे. लाभ पात्रे मतलब भाई तुझे कैसे पता चलेगा कि तू उसी देश का ही तो बच्चा है. यू आर बोर्न इन दिस. ये कोई राजा राजा कुछ नहीं होता है. आप इसी के यहाँ पर, यही आपके पिता है. ये जो धरती पर आपने जन्म लिया है, दिस इज योर धरती जो कि आपके पिता समान है. एंड एवरी टाइम विल टॉक. अब हमारी तो धरती को धरती माता कहा जाता है बिकॉज हमारा जो फीमेल एलिगरी था दैट वाज थोड़ा फेमाइन है ना, फेमिनिन उसमें थोड़ा सा प्रेजेंस आता है. अब यहाँ पर फिर लोगों को बोला कि अरे तुम अपने ही तो देश के, ये तुम्हारी जमीन है और ये तुम्हारा घर है. तुम और तुम और तुम, सब कुछ तुम ही हो और तुम ही को अपने देश में अपने लिए सारी चीजें. तो इस तरीके से लोग अब रेवोल्यूशनाइज हो रहे थे कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है. रेवोल्यूशनरी तो बहुत जल्दी बात ये समझ ली है. डिड यू गेट द होल पॉइंट? एग्जैक्टली. उसके बाद बच्चा यू विल सी अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. द ट्राई कलर वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लैग which apparently means that. अब आपको जब भी आप ये आंसर कर रहे हो ना तो इतना जरूर अंडरलाइन कर देना, रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल फ्लैग. मतलब अरे रॉयलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ये लोगों को तो किंग्स को रिप्रेजेंट कर रही थी ना बच्चा. और जब किंग्स को रिप्रेजेंट करेगी तो फिर क्या होगा, तो किंग्स के चलेगी. बदे बताए कि हम तो किंग को किल करने वाले, ना हम किंग को रखेंगे और ना ही किंग से रिलेटेड किसी भी चीज को. तो हमें जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग होता था, जो किंगडम डचेस को दिखाता था, वो खत्म हो गया. अब हमारा एक 3 कलर का फ्लैग होगा और वो हमारा नया फ्रेंच फ्लैग होगा. तो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए कि आप हो कौन. The Estate General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. तो जो बच्चा हम यहाँ पर एस्टेट जनरल होता था, एस्टेट जनरल क्या होता था? नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी पूरे 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, राइट? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट. We all remember all these parts, right? Now since we remember all these parts तो हमें पता चलता है कि ये जो 2 ऊपर वाले लोग थे बहुत बुरा करते थे थर्ड एस्टेट के साथ, है ना. और जो बच्चा ये थर्ड एस्टेट के साथ बुरा करते थे तो हम लोगों को पता चला कि ये लोगों ने इनका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया कि एस्टेट की दुनिया ही हम खत्म करना चाहते हैं. हमें एस्टेट वर्ड ही नहीं सुनना है. एक नेशनल असेंबली जो एक नेशन को रिप्रेजेंट, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु इज रिप्रेजेंटेटिंग आवर नेशनल नेशन. तो हम बोलते हैं ना नेशनल लेवल पर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा नेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? हम उसको ये थोड़ी लग सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है एंड ऑल दैट. वी रिप्रेजेंट नेशन. हम उसमें कुछ नहीं बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जी अरे हेड ऑफ द स्टेट, नहीं. वी टॉक अबाउट द एंटायर पीपल. सो इसलिए उन्होंने अपनी असेंबली का नाम नेशनल असेंबली रखा था. ओके, किंग असेंबली, पीपल्स असेंबली, नहीं नहीं नहीं, नेशन असेंबली. अगर इतना करोगे तो 3 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे. बट एनीवेज अगर ये क्वेश्चन बच्चा थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आ जाता है तो थोड़ी और चीजें भी डेफिनेटली लिखनी है. न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन. जिन बच्चा गाने गाना एंड ऐसे पोएम्स गाना, ऐसी नारे लगाना, सिनोनिम्स एंड जो भी एंटोनिम्स क्या कुछ तो बोलता है मेरे को अभी, हाँ राइम्स जो होते हैं,
राइमिंग करना, लाइक हमारे इंडिया में भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सारे नारे लगाए जाते थे, एंड इनके देश में इनकी लैंग्वेज के, सो दैट पीपल फील कनेक्टेड. बच्चा अगर मैं अभी क्लास में नेशनल एंथम चला दूं तो वील ऑल फील सो प्राउड, वील ऑल हैव गूज़बम्प्स, मेरे को तो ऐसे बोलने में भी गूज़बम्प्स आ रहा है. सो दैट वाज द फीलिंग दैट पीपल वर एक्चुअली गेटिंग टू फील फॉर द फर्स्ट टाइम. दे वर रियली लिविंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज उन्होंने फिर पूरी दुनिया को नेशनलिज्म सिखाया है ना कि क्या होता है देश प्रेम, आपको हमेशा अपने देश से प्यार करना चाहिए. Then a centralized administrative system was actually introduced and it formulated uniform law for all the citizens. Now we remember this entire story कि एक centralized administrative system मतलब एक सेंटर में हम रह के सारी चीजों को करेंगे, बहुत बिखरा बिखरा नहीं होगा कि दिस राजा इज वॉज सेइंग दैट, दिस राजा वॉज सेइंग दैट. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट हैपनिंग. ये तो हम डेफिनेटली नहीं होने देंगे, लेकिन हम एक सेंट्रलाइज जो कि सब लोगों के लिए इक्वल होगा, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. You have equal opportunity, fight in the government, win that seat, win the support of people, and then form your government. That is definitely going to happen. But rather than that, is was not happening. Internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures were actually adopted, which apparently means बच्चा that we have done कि जो भी internal custom duties थी, ज़ोल्वरिंग क्लब बनाया, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर करने के लिए दे मोटिवेटेड. ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर करना है. Then regional dialects were discouraged and French became the common language of the nation. अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना, जो भी सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, अब हम उनको अंडरलाइन करेंगे सो दैट हमारा वॉट एवर आंसर का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टीचर को दूर से दिख जाए. तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि न्यू हाइम्स वर कंपोज, लोग शपथ ले रहे थे कि देश जब तक आज़ाद नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं. एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना था, यूनिफॉर्म लॉ होने थे. यूनिफॉर्म लॉ कैसा होता है, जो सबके लिए बराबर होता है. देन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दे, दैट इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन. ग्रीन पेन नहीं होगा तो ब्लू पेन से अंडरलाइन करना, ब्लैक से ब्लू से लिखते हो ना आप आंसर, तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना. और रीजनल डायलेक्ट्स को बच्चा यहाँ पर डिस्करेज किया गया था कि जो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते थे वो नहीं होने वाला. अब पूरे देश की एक लैंग्वेज होगी कॉमन, और उसको हम लोग ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, एंड दैट वाज द फ्रेंच लैंग्वेज. एनीवेज ये सारी चीज़ें हमारे इस पूरे वाले क्वेश्चन में हो रही थी. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, यहाँ तक हो रही है तो यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉप ऑफ योर डाउट्स इन द कॉमेंट बॉक्स. ठीक है, चलो. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. आप जब भी कभी भी पेपर करोगे तो आपको ये सारी चीजें अंडरलाइन करके आनी है. दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटिफुल आंसर इज सपोज टू बी रिटन. ओके, चलो. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate the impact of Napoleonic reforms on the rest of the Europe. Yes, everyone, what do you think? क्या जो भी नेपोलियनिक रिफॉर्म्स हुए उसका क्या इम्पैक्ट रहा पूरे यूरोप पर? चलो जल्दी से अब डिस्कस करते हैं इस वाले पोर्शन को, एंड वील गेट टू सी दैट नेपोलियन एक कोड लेके आता है, एंड दैट वाज सिविल कोड ऑफ 1804, जिससे वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर देता है. आओ उसी के बारे में पढ़ते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स आर ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप वाज थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की. नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब यहाँ पर नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, लेकिन ही वॉज वेरी एफिशिएंट. उसको बहुत सारी चीजें ये समझ में आ गई थी कि मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रखूंगा, मैं एक कॉन्करर हूँ, मैं हूँ तो एक मोनार्क ही, लेकिन आई टॉक एंड थिंक अबाउट माई पीपल एंड हेंस पीपल सपोर्टेड हिम ऑल्सो. वो बिल्कुल एकदम मोनार्की जैसे घटिया चीजें तो डेफिनेटली नहीं कर रहा था, वो थोड़ी थोड़ी चीजें लोगों के लिए कर रहा था और उनकी ही लाइफ को बेटर बना रहा था, जो कि अगेन मोनार्की को पसंद नहीं आएगा. ठीक है, तो कौन कौन से रिफॉर्म्स करे? सबसे पहले तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को बहुत रैशनल और एफिशिएंट बनाया कि कोई करप्शन नहीं होगा, सारी चीज़ों का हिसाब रहेगा, सब चीज़ें एक आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, आप तभी किसी भी पोस्ट में जा सकते हो. ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो राजा का बेटा हूँ, है ना, ऐसे मेरे चाचा जी बदमाश हैं, फूफा बदमाश है. दैट इज डेफिनेटली नॉट गोना हैपन. आपको अपने एफर्ट्स, आपको अपनी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी. आपको एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए आपको पूरा मुझे बताना पड़ेगा कि आर यू रियली अ डिजर्विंग पर्सन. फिर वो अपना एक सिविल कोड 1804 लेके आता है, जिसने सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिश इक्वालिटी,
बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब अब प्रॉपर्टी हर किसी की नहीं हो सकती है, प्रॉपर्टी इवेंचुअली डिसाइड होगा नेपोलियन की तरफ से, तो वो चर्च की प्रॉपर्टी को सीज करेगा, वो राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टीज को सीज करेगा, सब लोगों को इक्वालिटी देगा, और जो भी प्रिविलेजेस जन्म से मिलते थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वैनिश हो गए बेसिकली, वो अब खत्म हो गए। तब ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और नेपोलियन एक अपने जमाने का बहुत ही फेमस नाम है, ही वाज वन ऑफ द वायरल पर्सनालिटी। तो मतलब अगर बेसिकली अगर आज के जमाने में नेपोलियन होते तो मुझे लग रहा है कि 200-300 मिलियन फॉलोअर होते नेपोलियन के, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह के पे। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। थोड़ी सी और चीजें जो हमें यहाँ पर देखनी है, उसने बहुत सारी चीजें करी। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। और उसने बहुत सारे लोगों को कैप्चर जब वो पूरा कर रहा था, कि अब छोटे छोटे देश को कैप्चर करना वॉज इजी, कि स्विट्जरलैंड को कैप्चर कर लिया, इटली को कैप्चर कर लिया, जर्मनी को कैप्चर कर लिया, लेकिन किस किस को कैप्चर नहीं कर पाया था, वो ऑस्ट्रिया को नहीं कर पाया, रशिया को नहीं कर पाया। फिर उनके राजाओं ने टीम बनाई कि भाई ये तो कल को हमारे ऊपर ही अटैक कर देगा। अब कुछ उसने गलत चीजें भी करी थी तो वो उसके अनफेवर में हो गई थी ना। उसने बच्चा क्या करा, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। उसे लगा कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जहां पर हमारे ये जो लोग हैं हार्डवर्किंग जो पेशेंट्स हैं, उनको जो इतना ज्यादा परेशान किया हो जाता है, वो इसने बच्चा वहां पर खत्म किया। सारी चीजों में बहुत सारे चेंजेस किए एंड ही मेड लाइफ बेटर फॉर ईच दी एवरीवन। और बच्चा फ्रीडम दे दिया पेशेंट्स को भी सर्वडम से और मेमोरियल ड्यू से। अब सर्वडम ये होता था वही जो स्लेवरी सिस्टम पूरा का पूरा। मेमोरियल ड्यूज क्या होता था, जो राजा को भरपाई करनी होती थी, हजारों करोड़ों रुपए पेशेंट्स को देने पड़ते थे राजाओं को, जस्ट बिकॉज खेती वो पैसा कमा रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें। टाउन्स में उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। नाउ वी ऑल रिमेंबर ये गिल्ड इंस्ट्रक्शंस वही हैं जिसके बाद ज़ोल्वरीन क्लब भी आया था स्टोरी में। वी ऑल रिमेंबर दिस एज ऑफ नाउ। यही ज़ोल्वरीन क्लब है जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जिसके वजह से हम लोग पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो लिबरलिज्म मांगेंगे, लिबरलिज्म मांगेंगे तो पैसा कमाएंगे और बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली आजादी। However, increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required to conquer the rest of the Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. So हमारा closing हो रहा है आंसर का, and this is how the conclusion supposed to look like, and this is how a beautiful answer also looks like. This part is called as introduction. एक अच्छे आंसर का 3 पोर्शन होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन होता है बॉडी आंसर का, और इसको बोलते हैं मेन बॉडी। मेन चीज यहीं पर लिखी हुई है बिकॉज। हाउएवर ये होता है कंक्लूजन, और ये ही 3 चीजें किसी भी आंसर को एक ब्यूटीफुल आंसर बनाते हैं। तो बच्चे जब भी आप भी लिखोगे ना, सो यू ऑलवेज आर सपोज टू राइट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट विच इज द इनिशियल, जो कि आप क्या लिखने वाले हो, फिर मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। नाउ कोई भी टीचर होगा और बच्चे ने अगर ऐसे एग्जाम्पल पूरा लिखा होगा, पूरा आंसर, तो देर इज नो वे कि उसका एक भी मार्क्स डिडक्ट हो जाए, एक एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा बट डिडक्ट नहीं होगा। नाउ क्लोजिंग क्या हो रही है हमारे क्वेश्चन की, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, और जो भी फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती वो लोगों को लेके आ रहा था क्योंकि उसको पूरे यूरोप को अच्छा करना था, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत अच्छे थे। लेकिन उसने एक तराजू है, तराजू में बुराइयां ज्यादा हैं और अच्छाइयां कम है, तो हमेशा अच्छाइयां नहीं देखी जाएंगी, बुराइयां बहुत ज्यादा देखी जाएंगी। सो ये पूरा जो सिस्टम था बच्चा, अब टैक्स बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया था नेपोलियन ने, बिकॉज यूरोप को कॉन्कर बनना वॉज नॉट इजी थिंग। वो हर जगह से पैसा पैसा, आर्मी चलाने के लिए पैसा, आर्मी में लोगों को लेके आने के लिए पैसा, सैलरी देंगे तभी तो लोग आएंगे, जबरदस्ती बच्चों को आर्मी में लेके जाना, जिससे पेरेंट्स अनहैप्पी हो जाते थे। तो ये सारी चीजों ने कलेक्टिवली लोगों को मजबूर कर दिया इंस्टाग्राम से नेपोलियन को अनफॉलो करने के लिए। छोड़ो, अब तुमको फॉलो नहीं करेंगे हम, ठीक है। हाँ, हमें पता है तुम बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हो, बहुत मोटिवेट करते हो। यस एवरीवन, चलो अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिमाग में हमारे एक आइडिया एटलीस्ट फिक्स हो जाना चाहिए दैट क्या लिखना है हमें इस पूरे पोर्शन में। Describe the ideology of liberalism during the early 19th century. Liberalism क्या आइडियोलॉजी थी ड्यूरिंग द 19th century? What do you guys think? आपका क्या ओपिनियन है? इमेजिन कर पा रहे हो?
नाउ एंड वील डू दिस पार्ट, जब हम लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे, तो लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी एक्चुअली स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। सो इसका मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगा, और वो इक्वालिटी बिफोर ऑल द लॉ एंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास। और न्यू मिडिल क्लास अब जो चाहे पढ़ सकती है, ट्रेड कर सकती है। एंड आपको पता है लिबरलिज्म, हमारा लिबर वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड विच अपेरेंटली मीन्स फ्री। जब आप फ्री होते हो, मुफ्त, अरे नहीं, फ्री मतलब व्हेन यू आर एबल टू डू एनीथिंग, है ना, कि मेरे को तो फ्रीडम है, वॉट एवर आई वांट टू डू इन माई लाइफ आई कैन डू, तो वो वाला फ्री। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और लिबरलिज्म का मतलब था पॉलिटिकली कि अब गवर्नमेंट जो बनेगी वो कंसेंट से बनेगी। ठीक है बच्चा, जो गवर्नमेंट बनेगी अब वो कंसेंट से बनेगी, दैट वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ लिबरलिज्म। देन इन द थर्ड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, clerical privileges, and the rise of a constitution and a representative government through parliament। तो लिबरलिज्म का मतलब था कि ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब जो कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का है हमारे लोगों के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। ये जो ऑटोक्रेसी राजा चलाता है, ये जो क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी को बिना मतलब मिले हुए हैं, क्लर्जी वाज एक्चुअली द चर्च, जो लोगों से अलग खाने खाने का भी वैसा लेता था, चर्च में जाने का भी वैसा लेता था कि अरे चर्च आए हो, अपने पाप को धोने लाओ, पैसे दो, पहले पैसे निकालो। अब ऑब्वियसली जो चीजें थोड़ा हमारा रिलीजन से रिलेटेड होती है, लोग बहुत ज्यादा अटैच फील करते हैं, दैट इज ग्रेट ऑल्सो। अब उस पाप को धुलाने के लिए लोग चर्च जाते थे, है ना, कि आपके जो सिंस होंगे वो धुल जाएंगे। एंड देन पीपल वर एक्चुअली चार्ज लॉट ऑफ मनी कि यहाँ पर पाप धोने के लिए तो आप तुम्हें हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी परमिशन तभी मिलेगी जब मुझे $10,000 का बिल काट के दोगे, चेक दोगे। एग्जैक्टली राइट। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे लिबरलिज्म की वजह से हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की लोग डिमांड करने लग गए थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक पूरा कोई इंस्टीट्यूशन बनाओ, उसमें इलेक्शन करो, और हमारे कंसेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पीपल्स को ही रिप्रेजेंट करेगी, हमारे लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगी बच्चा, एक ऐसी गवर्नमेंट हम लोग मनाएंगे। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट। ओके चलो, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर पोर्शन। अब हम करते हैं इसको, ये हमारा, अब आपको क्या लग रहा है, क्या एम था ट्रीटी ऑफ वेना का, और क्या प्रोविजन थे जो ट्रीटी ऑफ वेना में जिनकी बात हुई थी। अब ट्रीटी ऑफ वेना, आपको कुछ तो कहानी याद आ रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में। अरे पढ़ाया तो था अभी, ट्रीटी ऑफ वेना 1815, ये ट्रीटी किस लिए हुई थी। नेपोलियन ने जो भी चेंजेस पूरे फ्रांस में या यूरोप में करने की कोशिश करी थी, उसको वापस ले लिया था। एंड ये कहां पर हुई थी, इट हैपेंड इन ऑस्ट्रिया। तो इसको होस्ट कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ऑलराइट चलो, तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कवर इन दिस पोर्शन बच्चा। And let's try to understand. The main aim was to undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon War. So this is the intro of our answer. मेन बॉडी पर आ जाते हैं। द मेन प्रोविजन, इस ट्रीटी में प्रोविजन क्या थे, कि जो बर्बन डायनेस्टी जो नेपोलियन ने जिसको खत्म कर दिया था वो अब रिस्टोर हो जाएगी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जो उसके वजह से बर्बन डायनेस्टी बर्बाद हो गई थी, वो बर्बन डायनेस्टी अब दोबारा आएगी पावर में, क्योंकि हमने एक वॉर जीता है। एंड वॉर का नाम पर क्या था, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का वॉर जीत गए थे ये लोग, मतलब राजा लोग, 4 लोग थे ये, और उन्होंने दोबारा से बच्चा मोनार्की को रिस्टोर कर दिया था आपके पूरी स्टोरी में। ओके चलो, उसके बाद फ्रांस ने जितना भी टेरिटरी था वो खो दिया,
मतलब अरे जितना भी टेरिटरी फ्रांस का कॉन्कर किया था, आसपास का एरिया, स्विट्जरलैंड, ये सारी चीजें पढ़ी है ना हमने, इटली को भी थोड़ा कैप्चर कर लिया था, जर्मनी का भी कुछ हिस्सा ले लिया था। सो फ्रांस के ये जब ट्रीटी हुई तो फ्रांस से वो सारी चीजें चली गई जो उसने दूसरे की हड़प ली थी नेपोलियन के अंडर में। देन अ सीरीज ऑफ स्टेट was set up the boundaries of France to prevent French expansion in the future। और बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए, बहुत सारी नई बाउंड्रीज क्रिएट हुई कि यू नो दिस इज दी रास्ता, अब आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, सो दैट देर इज अ डेफिनेशन। पहले कोई डेफिनेशन नहीं होता था, जो मतलब पहले तो जिसका जितना मर्जी कुछ भी करे, आज के जमाने में नहीं है ना वो। पहले क्या होता था भाई, जो ज्यादा जीत जाएगा, जो राजा से सबसे ज्यादा किलिंग करेगा, वो सबसे बड़ा एम्परर है, वो सबसे बड़ा राजा है। सो दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज हैपनिंग। ओके बच्चा, तो सीरीज ऑफ स्टेट ने अपनी नई बाउंड्रीज बनाई। प्रशिया को नई टेरिटरी मिली उसके वेस्टर्न फ्रंट पर, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली मिल गया, वही इटली जिसको आपका मजीनी अलग करेगा। हाँ, ये जो जर्मन फेडरेशन 1939 स्टेट्स का हिटलर, ये आपका हिटलर क्यों आता है, नेपोलियन ने बनाया था, उसको किसी ने टच नहीं करा। तो विच अपेरेंटली मीन्स कि एक कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, और वो लोगों को भी ठीक ही लग रहा था कि चलो ठीक है, ऐसे 39 स्टेट्स थी, ये बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी। एंड आपके जो नेपोलियन ने इतनी अच्छी चीजें करी थी, उन लोगों को लगा कि चलो सब कुछ चेंज नहीं करते, एटलीस्ट ये अच्छा है, इससे हम एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पा रहे हैं अच्छे से सारी चीजें, तो ये हम लोगों ने टच नहीं करा। बट डेफिनेटली मोनार्की यहाँ पर भी रिस्टोर हुई, कॉन्फेडरेशन टच नहीं करा। ओके, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सेक्शोनी। देन मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड एंड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज क्रिएटेड इन यूरोप। ओके, तो दिस वॉज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये आपको एकदम से तो थोड़ा अजीब लग सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट इवेंचुअली यू विल बिकम प्रो। आप धीरे धीरे एकदम प्रो हो जाओगे, और सारी चीजें हम लोग उसमें इस पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी चीजें विल गो अहेड एंड देन वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर विल नाउ नो हाउ हैड revolutionaries spread their ideas in many European states after 1815? Yes everyone, what do you think? After 1815 बच्चा जो revolutionaries के ideas थे वो कैसे spread हुए? Explain with examples. एग्जाम्पल्स के साथ जब हम इसको करेंगे तो हमें थोड़ी चीजें लेंदी लग सकती हैं, बट दिस इज हाउ थिंग्स विल बी। लाइक 100 आउट ऑफ 100 लाना अगर इतना आसान होता तो सबके आ जाते हैं ना, वी हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट। After the Congress of Vienna 1815, when the conservative regimes were restored to power, the fear of repression drove many liberals nationalists underground, which I've already explained in Hindi। कि बेसिकली लिखा ये कि बच्चा जो भी रेप्रेसिव होता था, जो भी कोई भी रेवोल्यूशनरी अपनी आवाज उठाता था, तो उसको जो भी मोनार्की होती थी वो जेल में डाल देती थी, है ना। बिकॉज ऑब्वियसली अभी राजा का पावर दोबारा से रिस्टोर हो गया, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अभी प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गया है कहानी में। और कहानी में बच्चा जब दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो अब वो लोग सीक्रेटली सारी चीजें करेंगे। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट, और वो अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को अब स्प्रेड करेंगे, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी। अच्छा, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है ये आप डेफिनेटली एक बार जरूर समझ लेना। रेवोल्यूशनरी वो इंसान होता है जो सोसाइटी में चेंज चाहिए रहता है जिसको, और वो चेंज भी बहुत एब्रप्ट होना चाहिए, मतलब वो एकदम 100% चेंज होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि 19-20 का फर्क हो जाएगा, चलो ना तेरा ना मेरा, नो, दे डू नॉट वांट दैट। रेवोल्यूशनरी वांट कंप्लीट रिफॉर्म, वो हमेशा 100% चेंज के लिए हमेशा बात करता है। तो आफ्टर द ये हमने पूरा पढ़ लिया। किसी भी मजे ने जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी थे बच्चों, उन्होंने 2 सोसाइटीज बनाई अंडरग्राउंड, जो लोगों को अब मोटिवेट एंड फॉर द कंट्रीज लव एंड एवरीथिंग, इसके बारे में बात करेंगे। वन वॉज यंग इटली जो उन्होंने मसाई में बनाई थी, और यंग यूरोप जो उन्होंने बोन में बनाई थी। The member believed in the formation of nation state and they were liberal minded people following his model। secret society जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में भी बनाए। तो ये आइडिया जो है, ये सोसाइटीज जो होती थी, लाइक अगर आई एम नॉट श्योर दैट आपके स्कूल में भी कोई ऐसी सोसाइटी है, बिकॉज कॉलेजेस में होती है। सो व्हेन यू विल गो टू कॉलेजेस यू विल रियलाइज कि वहाँ पर ड्रामेटिक सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, हिस्ट्री सोसाइटी एंड साइंस के कोई इवेंट्स होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सोसाइटीज होती है, डिसिप्लिन सोसाइटी होती है।
तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वैसे इसने बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी, जो सोसाइटी में सारे जो भी आइडियाज होंगे वो एक जैसे लोगों के, लिबरल माइंडेड पीपल होंगे, लाइक जिनको फ्रीडम चाहिए था, जिनको आज़ादी समझ में आ गया था, जिनको एजुकेशन मिल गया था, जिनको पैसा मिल गया था, वो सीक्रेटली आइडियाज को प्रमोट करते हैं पूरे यूरोप में, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, फिर उसके बाद कौन से और तरीके थे, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं सीक्रेटली रेवोल्यूशनरी करना भी ठीक है, बट उसके साथ साथ हमें लोगों को कल्चर में भी दिखा के मोटिवेशन करना चाहिए, लाइक अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, एंथम्स, ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। तो वैसे ही रोमांटिक्स जो थे बच्चा, जो रोमांटिसिज्म को जो कल्चर मूवमेंट चला रहे थे, विच वी हैव डन, रोमांटिसिज्म जो था, जो कि कल्चरली मूवमेंट होते हैं, जो हमारे संस्कृति को दिखाने के लिए, लाइक यू नो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर संस्कृति, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। है ना, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा ही कल्चर है, दैट इज अतिथि देवो भव, एंड जहां पर हम लोग गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक वी कांट डिसरिस्पेक्ट द गेस्ट, और गेस्ट चाहे किसी भी फॉर्म और शेप में आए, हम उसको अपने घर से यू नो ऐसे उसको डिसरिगार्ड करके नहीं भेजते हैं, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। तो अतिथि देवो भव एक कल्चरल काइंड ऑफ एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का, जहाँ पर हम लोग गेस्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप इंडिया के बहुत सारे स्टेट में जाओगे तो लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अनटिल अनलेस थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस बट ये चेंज हो जाए तो हमें लगेगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, कोई नई जनरेशन आ जाए जो ऐसे ही बोले कि ये सब कुछ नहीं होता, तो वी विल ट्राई टू इनकलकेट दैट इन देम कि नहीं बच्चा, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, दिस इज समथिंग फॉर द गुड। हम अतिथि को ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं कि आपके घर में साक्षात भगवान आए हैं एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, राइट। हम बहुत ज़्यादा उसकी पेट पूजा करते हैं, एवरी टाइम गेस्ट आर कमिंग तो उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, एंड कितना अच्छे से हम उनको ग्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इवेंचुअली बच्चा ये एग्जाम्पल है सेम कैरोल कुन्स्पिंकी का, जिसने बहुत सारे ओपराज और पोलैंड में म्यूजिक बजा के लोगों को मोटिवेट किया था। डांसेस बहुत ज़्यादा पॉलिश लोग करते थे, और बहुत ज़्यादा जो है सिम्बल्स भी यूज़ करते थे। लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। For example, it was mainly used as a weapon of national resistance when the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere in Europe. ओके, सो बच्चा लैंग्वेज को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रेवोल्यूशनरीज ने दिया, सो दैट उनके लिए भी सारी चीज़ें एज पर दी स्टैंडर्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिउसेppe मज़ेने इन इटालियन रेवोल्यूशनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, describe the role of Giuseppe Mazzini. Yes everyone, what do you think? Describe the role of Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini क्या थे? Giuseppe Mazzini बच्चा एक रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बेटर करी हैं आपके इटली में, और आओ देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट एवरीवन, चलो आओ पढ़ते हैं। Role of Giuseppe Mazzini as an Italian revolutionary. Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born in Genoa 1807. He became a member of secret society Carbonari. He founded two underground societies, first Young Italy in Marseille, Young Europe in Bern. Member of this society was like-minded people from Poland, France, Italy and German state. तो सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा रोल इसका देख लिया, इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया। Now let's try to understand. Mazzini strongly believed that God had intended nations to be natural unit of mankind. जो इंसान पैदा हुआ है ना, वो एक नेशन में पैदा हुआ है, और उसको गॉड ने भेजा है। हम इंडिया में पैदा हुए भाई क्योंकि हमें गॉड ने भेजा है। So that is what we have to believe for very sure thing. So Italy had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of the nations. और इसने बोला कि इटली को भी यूनिफिकेशन मांगता है, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा बोला है कि एक नेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, उस राष्ट्र के कुछ लोग होंगे, और एक राष्ट्र को देश बोला जाएगा, नेशन बोला जाएगा, कंट्री बोला जाएगा। एंड देन उसने ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग तक पूरा ये मॉडल सेटअप भी किया। फॉलोइंग इज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में आई, और मजीनी का रेंटलेस ऑपोजिशन जो मोनार्की के लिए था, एक अच्छा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो विजन था उसका, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव को डराता भी था। And he also led to the unification of Italy, which we already have
डन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू डू। तो इटालियन रेवोल्यूशनरीज का रोल था लोगों को मोटिवेट करना, एक सीक्रेट सोसाइटी का मॉडल बहुत सक्सेसफुल करना, बहुत सारे देशों को अच्छा अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना। ऑलराइट एवरीवन, चलो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी से बोलो, कर लोगे आप लोग? क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये हमारा पूरा क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन होता है। और जब इसको आज़ादी मिलती है तो बच्चा हमें ट्रीटी भी याद रखनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम छोटा सा भी रिवाइज कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ, ओके, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू कवर फ्रॉम दिस पोर्शन, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर कैसे लिखना है। सो वील सी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन और थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। An event that mobilized nationalist leading feelings among the elite education Europe was the Greek War of Independence। जो लोगों को मोबिलाइज कर रहा था, पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे एलिट लोग जो सिख बहुत ज्यादा उनको उनको एजुकेशन मिल गया था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। नेशनलिस्ट को लगता था हमारी उनसे कुछ बातें मैच भी नहीं होती है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो जब भी लोग अपने ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था ग्रीस पर, ऑटोमन एम्पायर ना उनकी कुछ सुनता था ना उनके बारे में कुछ बातें करता था अच्छी अच्छी, उनको हमेशा डेरोगेटरी फील कराता था बच्चा। और जब डेरोगेटरी फील कराता था ना तो फिर बहुत सारे देश के लोग जो बाहर भेज दिए थे ऑटोमन एम्पायर के राजा ने कि आप यहाँ पर हैं, एग्जाइल में भेज दिए थे। एग्जाइल मतलब बेसिकली देश निकाला, देश से निकाल देते हैं। वो बाहर से हेल्प कर रहे थे कि हम हेल्प करेंगे। और जब ये बात बाकी यूरोपियन नेशन को पता चलती है कि पूरे यूरोप को पाला है ग्रीस ने ही, पूरी दुनिया को दुनिया बनाया है ग्रीस ने, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारे यूरोपियन नेशन ने भी उसको बहुत ज़्यादा फेवर किया, पैसा भेजा, आर्मी भेजा और उसको ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद कर लिया, ठीक है। पोइट्स ने भी और जो भी आर्टिस्ट थे बच्चा, उन्होंने भी ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पर एक इंग्लिश पोइट है लॉर्ड ब्रायन, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फंड भी इकट्ठा किया और वो फिर फॉर वॉर भी लड़ने गए जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 जिसने रिकॉग्नाइज करा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, तो इतना बच्चा हमें लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके सामने भी लिखेंगे। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप सो। नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिफाइन द टर्म रोमांटिसिज्म, हाउ डिड इट फैसिलिटेट द प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। Define the term romanticism. How did it facilitate the promotion of nationalist sentiment? क्या होता है रोमांटिसिज्म और रोमांटिसिज्म ने क्या किया देश में, क्या वो फीलिंग्स जो वो एक्सप्रेस करना चाहता था, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई नहीं हुई, व्हाट ऑल हैपेंड। तो वी ऑल नो that romanticism, it was a cultural movement that sought to develop a particular form of nationalist sentiments in the following ways। तो रोमांटिसिज्म क्या था बच्चा, एक कल्चरल मूवमेंट था। इट वॉज नॉट समथिंग दैट जहां पर लोग तलवारों के साथ लड़ रहे थे, बट अपनी संस्कृति को शोकेस करके एंड देश भावना, देश प्रेम, देशभक्ति दिखाकर लोग अपने आप को मोटिवेट करते थे। तो सबसे ज्यादा जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे जनरली, वो क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ मतलब क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इमोशन, इंट्यूजन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। मतलब वो लोग हमारी फीलिंग्स पर, हमारी इंट्यूजन सही गलत और हमारी जो भी मिस्टिकल फीलिंग्स होती है उनको ज्यादा एम्फेसाइज करके डिसीजन लेना बोलता है, ना कि रीजन और साइंस। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने फ्लॉक सॉन्ग्स,
फ्लॉक पोइट्री, फ्लॉक डांसेस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को पॉपुलराइज भी किया। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद रख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद रख सकते हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया को बहुत सारे गानों में, कविताओं में, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस में, है ना, नेशन को बच्चा पॉपुलराइज किया कि रियल आइडेंटिटीज डेफिनेटली नॉट कि हम लड़ाई झगड़े करें, रियल आइडेंटिटीज की जहां पर नेशन बहुत ज्यादा अपने कल्चरल स्पिरिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। They gave emphasis on vernacular language and the collection of local folklore to recover an ancient national spirit and to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. जिन लोगों को समझ नहीं आता था कि why the war was happening, what is the reason of the war happening, क्या मिलेगा वॉर करके, उन लोगों को हम ऐसे नहीं समझा सकते हैं। उन लोगों को समझाने के लिए we need romanticism, and romanticism is basically what? रोमांटिसिज्म इज बेसिकली द कल्चरल मूवमेंट जिससे लोग एस्पायर होंगे फॉर द नेशंस लव, ठीक है, जिसमें हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम बता सकते हैं कि यू नो दैट हैपेंड, यू नो दिस सॉन्ग ये हमारे भारत का सॉन्ग है, यू नो दिस नेशनल एंथम ये बजाया जाता है, ये जो जन गण मन है, ये जो पीपल ऑफ द कंट्री, इसमें सब डायरेक्शन इंडिया की, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब कुछ काउंट होता है, राइट। तो जितना भी पोर्शन है, जो भी सारी चीजें, सब कुछ याद किया जाता है इस राष्ट्रगान में, इस राष्ट्रगीत में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों को याद रखनी है। दैट वाज दी हैपनिंग इन दी रोमांटिसिज्म पोर्शन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, explain the ways in which nationalist feelings were kept alive in Poland in the 18th and 19th century. पोलैंड में नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखने के लिए कौन कौन से तरीकों का यूज किया जा रहा था? Which we have to remember from this portion is that पोलैंड का पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी में बाय ग्रेट पावर्स रशिया, प्रश और ऑस्ट्रिया ने। इवन दो इट डिड नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स उनके अंदर थी, उनके म्यूजिक और लैंग्वेज ने उनकी बहुत ज्यादा जीवन को अच्छा करा, क्योंकि पोलैंड बहुत ज्यादा सफर करता है इस पूरी स्टोरी में और उसने बहुत ज्यादा सफर भी किया है। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल अपने ओपराज और म्यूजिक में, जो फ्लॉक डांसेस लाइक द पोलोनीज एंड माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, ये जो पोलैंड से रिलेटेड सिंबल्स हैं। एंड रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, द पॉलिश लैंग्वेज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब बच्चा रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड को, तो उनकी जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको निकाल दिया, है ना, लेकिन उसने बहुत ज्यादा फाइट किया कि मेरी लैंग्वेज को क्यों निकाल रहे हो आप, हर जगह हम रशिया लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, रशियन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं। सो दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड। बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी के इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। जब रशिया ने ऐसा किया तो बहुत सारे जो लोग थे क्लर्जी के, उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अब हम भी हमारी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो पोलैंड का भी केस काफी स्ट्रेंज था इस केस में। पॉलिश अब चर्च की गैदरिंग्स और इन सब चीजों इन जगहों पर यूज होने लगी, सो दैट पीपल आर नाउ मोटिवेटेड कि अरे जब चर्च यूज करा तो आप भी यूज करो, आपको कोई कैसे बोल सकता है ना, हाउ कैन समबडी टेल यू कि ये करना है ये नहीं करना है। सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एंटायर पोर्शन। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for refusing to preach in Russian language. और एज अ रिजल्ट बच्चा पोलैंड के लोगों ने बहुत ट्राई करा, लेकिन जब ऐसा करते थे तो उनको जेल में भेज दिया जाता था। एंड हेंस द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी नोन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेन रशियन डोमिनेंस। जो रशियन ने डोमिनेंस दिखाया था पोलैंड के लोगों के ऊपर, लोगों ने अपनी आवाज उठाकर उस डोमिनेंस को खत्म करने की बातें बहुत ही ज्यादा रिलेवेंटली पूरे के पूरे पोर्शन में जो अभी हमने किया क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखने के लिए पोलैंड ने ट्राई करा। बट डेफिनेटली बच्चा रशिया वाज वेरी पावरफुल, बट स्टिल पोलैंड आज एक अच्छी कंट्री है। इट रिसीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस इवेंचुअली, सारी चीजें उनके लिए सही हो गई थी, ठीक है। हमारे चैप्टर में दे वर स्टिल सफरिंग। एनीवेज नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। Examine the statement by giving suitable examples. 1830s का पीरियड काफी ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी क्या यूरोप के लोगों के लिए। क्या लिख सकते हो आप इसमें? What do you think बच्चा, हम इस पूरे पोर्शन में क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं? What do you think कि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहा होगा 1830s का, क्या लिखना है इसमें, मैं बताती हूँ।
The 1830s were years of great economic hardship in Europe in the following ways. The first half of the 19th century saw an enormous increase in The first half of the 19th century saw an enormous increase in population which led to widespread unemployment. क्योंकि इतना ज़्यादा population एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा unemployment हुआ. पॉपुलेशन अब रूरल एरियाज से सिटीज में जा रहे थे, जिसकी वजह से स्लम्स बनने लग गए. छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अब जो है टाउन से होने वाला कंपटीशन फेस कर रहे थे, और मशीन मेड गुड जो इंग्लैंड में सस्ते मिल जाते थे, तो पूरे यूरोप में एक प्रोडक्शन को लेके हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power and peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. एक जगह पर जहां पर आज भी मोनार्की बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, जिसके बाद बहुत पैसा है, आज जो हमारे पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं बच्चा, वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड कॉन्टिन्यूसली जो है बढ़ रहा है. पोवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अब एक्सपेंसिव भी हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की वैल्यू क्वांटिटी कम होती है तो वो महंगी हो जाती है. फॉर एग्जांपल डायमंड्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, क्योंकि वो बहुत कम अवेलेबल है, वो प्रेशियस स्टोन्स हैं, प्रेशियस मेटल है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होता है. एंड जस्ट लाइक दैट, जो बचा ब्रेड सोसाइटी में कम होगी तो ब्रेड का प्राइस भी महंगा हो जाएगा. आलू एंड ओनियंस कितने सस्ते होते हैं, जिस दिन वो कम क्वांटिटी में होंगे लोग बहुत महंगे हो जाएंगे, बिकॉज एवरीवन इज रेडी टू पे अ ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट फॉर दैट. तो ब्रेड एक स्टेपल फूड था यहाँ के लोगों के लिए, वही नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हो गई, फसल भी खराब हो गई. यानी कि बेसिकली हर तरफ से दे वर वेरी मच इन ट्रबल. तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया. Now name the event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe in 1830 and 1848. Okay. Name the event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe in 1930 and 1948. वो लोगों का नाम लिखना है, या वो इवेंट जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करके बहुत सारी चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और चीजों को बेटर किया है. So as we can see, the event that mobilized nationalist feeling among the educated across the Europe in 1830 was the Greek War of Independence. जहां पर बच्चा हमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिला था, जिसमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड एलाइट्स ने, एजुकेटेड एलीट लोग होते हैं जो, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, और पोइट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अपने अपने बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया था. तो दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 1848 इज कंसीडर्ड द फेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप. यस एवरीवन, हाउ कैन यू टेल मी इसका आंसर. जो 1848 का पीरियड था पूरे यूरोप में, वो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स बोला जाता है ना, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, है ना. एक ऐसा टाइम जहां पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन अपॉन रेवोल्यूशन हो रहे थे. Events of February 1914 in France had brought about the abdication of monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. 1848 में जो हमारा पूरा जुलाई अपीहल हुआ था, वो सबके बाद फ्रांस में सारी चीजें अब दोबारा से किसके पास आ गई, रिपब्लिक के पास आ गई, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे. जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, men, women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. अब अच्छा फेज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है, क्योंकि हर तरफ अब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड करेंगे. दे वांट एवरीथिंग इन देयर सोसाइटी जो उनके बेटर के लिए होगा. They took advantage of growing popular unrest to push the demand for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. अब ये जो liberals थे, इसी revolution time का फायदा उठा के, कि वो होता है ना कि जलती बहती गंगा में हाथ धोना, अगर कभी सुना है तो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब कि सिचुएशन का फायदा उठाया जाए, यानी इसी सिचुएशन का फायदा लिबरल्स ने भी उठाया, और ऐसे में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, हम जितनी मीटिंग्स करें कोई हमें नहीं रोकने वाला होना चाहिए, ताकि हमें सीक्रेटली ना करनी पड़े चीज़ें, है ना. तो ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं. थोड़ा सा इसको एक्टिवली और पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी. इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisan actually came together in the city of Frankfurt, और वो लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट भी किया था. वी रिमेंबर दिस एंटायर स्टोरी
जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिर राजा ने बोला था ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसने मना कर दिया था। फिर दोबारा जर्मनी ने अपना पूरा रिसेंटमेंट दिखा के फिर सेकेंड स्टेप में वो अपने आप को यूनिफाई कर पाए थे। The middle class resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पर हो रही थी, और जो कि है एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक फिगर भी था, और ये सारी चीज़ें में काफ़ी कुछ सिखाते हैं। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू women was a controversial one within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspaper, and taken part in the political meetings and demonstration. Hence, we can say that women भी liberal women भी हमारे पूरे liberal part में कहीं ना कहीं participation हम लोगों को दिखाते हुए मिलती हैं, और ये liberal movement 1848 के टाइम पूरी सोसाइटी को चेंज डेफिनेटली कर देता है। ठीक है बच्चा, चलो नाउ विल सी नेक्स्ट। हमारा women के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ women in nationalist struggles. एक्चुअली में नेशनल स्ट्रगल मतलब आजादी के लिए विमेन का क्या रोल है पूरे चैप्टर में, ज्यादा हमें इसमें पढ़ना नहीं है। तो यहाँ अरे क्या हुआ, तो रोल ऑफ विमेन में जब हम देखते हैं तो छोटू सी बातें हैं, ये विमेन के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है, एक ना एक दो। तो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, अब विमेन को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उनको हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। जो भी ट्रीटमेंट मेन को मिलता था सोसाइटी में, वो विमेन को नहीं मिलता था। तो विमेन वर मोस्टली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल राइट्स, एंड इट वाज अ कंट्रोवर्शियल वन बिकॉज लिबरल मूवमेंट में ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं धीरे धीरे, और अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाती हैं, न्यूज़पेपर भी बनाती हैं अपने, टेक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद भी उनको वोटिंग राइट में नहीं मिलता है, काफी लेट जाके। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चर्च में सारी मीटिंग चल रही तो विमेन भी वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी की तरह ही गैलरी में जाके बैठ जाती है, तो भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो बेसिकली आंसर में क्या लिखा है, दैट विमेन वर कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग, women were doing their part but they did not get voting rights very easily. Later 1946 में जाके women को voting right मिला था। Can you imagine? जब ये 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में women को फाइनली वोटिंग राइट्स मिले थे। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। मैंने बोला था आपको, इनको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी बोलते हैं, जिन्होंने पूरा जर्मनी को बनाया था। बहुत सारे माइंड गेम्स इन्होंने खेले थे, बहुत सारे काइंड ऑफ टैक्टिक्स इन्होंने लगाए थे दिमाग से, बहुत सारी चीजें करके, एंड फाइनली इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था। तो इंट्रो है हमारा चैप्टर, द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। प्रशिया ने जिम्मेदारी ली कि हम करेंगे, बिकॉज जर्मनी भी बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड था। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and the bureaucracy. अब यहाँ पर बच्चा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के राजा रहते थे आपके जर्मनी में, जिसको हम अभी जर्मनी बोलेंगे। इन लोगों ने 3 वॉर्स किए ओवर द पीरियड ऑफ 7 years. It took 7 years for the Germany to become Germany. And over the time period of 7, 3 वॉर्स हुए हैं यहाँ पर, तब जाके उनको आजादी मिली है। ओके, तो इसके पूरे रोल प्ले में ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत ज्यादा रोल था, बिकॉज उसने ही बहुत सारे माइंड गेम्स खेल के, एकदम पूरा षड्यंत्र करके उसने सारी चीजें करी थी। एंड देन फाइनली आपके जर्मनी को आजादी मिली थी जनवरी 1871। द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, जो कि हमने करा भी था एमसीक्यू में, नाउ इज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी जो वर्साई में हुई थी। ठीक है, On January 1871, an assembly comprising the Prince of German State, representative of the army, बहुत सारे प्रशियन मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ये गैदर होते हैं हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि एक पैलेस में, मतलब पैलेस ऑफ वर्साई आज भी बहुत ब्यूटीफुल है। वहां पर एक जगह थी हॉल ऑफ मिरर, जिसमें बहुत ज्यादा मिरर, एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू एग्जिस्ट इन मैनकाइंड हिस्ट्री। और वहां पर बच्चा ये लोग शपथ लेते हैं और नया जर्मन एम्परर गेजियर विलियम फर्स्ट को बना देता है, विच गेजियर मतलब किंग होता है जर्मन लैंग्वेज में। लाइक किंग तो होगा, बट वो ऐसा किंग होगा जो लोगों से पूछ के ही सारे काम करेगा। ठीक है बच्चा, सो दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू कवर इन दिस पार्ट। ठीक है, चलो नाउ वी विल सी द रेस्ट ऑफ द थिंग। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। एक्सप्लेन। जर्मनी का जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि उसके 7 साल लग गए उसको, सॉरी उसको 3 वॉर करने पड़े 7 सालों में, तो फिर जाके उसको आज़ादी मिली। ऐसे ही जर्मनी का भी थोड़ा सा, जर्मनी के साथ साथ इटली का भी इशू था। वो क्या था, इटालियंस काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड थे ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। सही बात है,
बहुत सारे जो स्टेट थे इटली के, फॉर एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। इटली का जैसे ये हिस्सा है ना, इसके बहुत सारे एरियाज पे अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, लाइक 1 2 3 इसके 7 प्रोविंसेस थे, और हर एक एरिया पर एक दूसरे देश से राजा आया हुआ था। बहुत बढ़िया, शाबाश, इतना टाइम था इन लोगों के पास कि दूसरे दूसरे जगहों पर जाके अपना रूल करते थे। बट एक जगह थी एंड दैट वाज सार्डिनिया पेडमॉइंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इटली का राजा हुआ करता था। और फिर फाइनली इटली वॉज यूनिफाइड इन 1861, बिफोर जर्मनी। इटली यूनिफिकेशन कर लिया था अपना, क्योंकि जब जर्मनी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करते थे वो हो नहीं पाता यूनिफाई, क्योंकि वहां का राजा मना कर देता है। और विक्टर इमैनुअल सेकंड को बच्चा इटली का क्या बोलते हैं, राजा बना दिया जाता है। लेकिन वो राजा जो ऑब्वियसली लोगों से पूछ के काम करेगा। गिउसेppe मज़ीनी ने काफी ज्यादा इटालियन रिपब्लिक को मोटिवेट किया था, गली मोहल्ले में जा जाके लोगों को मोटिवेट किया था, बहुत ज्यादा नारे लगाता था ये। तो इटली का यूनिफिकेशन भी काफी ज्यादा वॉर्स के बाद ही हो पाया था। और जब ये सारी चीजें हो रही थी इस पूरे ट्रबल्ड पीरियड में, गैरीबाल्डी, ही वाज अगेन अ रेवोल्यूशनरी, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बना के, बहुत सारे कि हम आप जब आप चले जाओगे तो हम आपको 1 करोड़ की संपत्ति दे देंगे, आप हमारे देश से चले जाओ, अभी देश को छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें राजा उठा के फेंक देगा। ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन वॉश करके भी लोगों को भगाया, एंड फाइनली यूनिफिकेशन हो गया। और फिर टैक्टफुल जो भी केवियर को जो बोला है, केवियर जो प्राइम मिनिस्टर था, ये सारी चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलती है। अब इसी में हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं इटली का यूनिफिकेशन का, तो आपको थोड़ी और चीजें समझ में आएंगी। तो इंट्रो, इन द 1830s गिउसेppe मज़ीनी मेड एफर्ट्स टू यूनाइट इटली, हैव फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। वो बचपन से ही उसको सपना था कि उसको इटली इटली बनाना है। द फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मेंट कि सैडनिया पेडमॉइंट का जो राजा है अब वो यूनिफाई करेगा, अब उसको ही खुद से कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ऑस्ट्रिया का राजा यहाँ पर आके बैठ गया है, ये जो डेनमार्क का राजा यहाँ पर आके बैठ गया है, जो बर्बन डायनेस्टी यहाँ पर बैठी है, इसको हमें भगाना पड़ेगा, खुद से नहीं जाने वाला है। तो बहुत सारे डिप्लोमेटिक अलायंसेस यहाँ पर बनाए, बहुत सारे लोगों ने खुद मोटिवेट किया। गैरीबाल्डी भी गली में बोलता था कि आपके देश को आज़ादी मिलेगी, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, आप आओ, आप पार्टिसिपेट कर दो। लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने, लोग गली मोहल्ले से निकल के उसको सुनने जाते थे। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सेलेसीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पेजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव ऑफ द स्पेनिश रूलर। और बच्चा ये जो एक किंगडम था, एक और जो 7 स्टेट उनमें से एक स्टेट था किंगडम ऑफ टू सेलेसीज, यहाँ पर एक स्पेनिश राजा, स्पेन का राजा, बताओ इटली में क्या कर रहा है। इटली को भगाया, उसको भगाया इटली से, और वो पेजेंट्स ने उसको बोला, लोकल पेजेंट्स को ये गैरीबाल्डी ने मोटिवेट करा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ पर स्पेन का राजा रहता है, उसका क्या मतलब यहाँ पे रहने का, हम तो इटली के लोग हैं ना, वो इटली लैंग्वेज जानता है। तो वो उसको मोटिवेट करने जाते हैं कि अरे तू यहाँ पर, तो फिर राजा भाग जाता है, स्पेन का राजा। एंड फाइनली बच्चा इन 1861 विक्टर इमैनुअल II को इटली का राजा बना दिया जाता है, और वो राजा अब हमसे पूछ के सारा काम करेगा। चलो, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not a result of sudden upheaval on revolution। ब्रिटेन में ना तो कोई अपीवल हुआ और कोई रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ। हाँ, हम समझ गए, उसके पास पैसा बहुत था ना, तो उसने अपने पैसे से, उसने अपने पैसे से सारी चीजें कवर कर ली। बहुत बढ़िया। सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोर्शन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपीवल, क्योंकि ब्रिटेन के पास था पैसा, और पैसे से भाई वो कुछ भी कर सकता था। और जितने भी प्राइमरी आइडेंटिटीज के लोग थे उसने किसी की कुछ भी नहीं सुनी, एक ही इंसान बनाया और वो था ब्रिटेन। लेटर द इंग्लिश पार्लियामेंट, जिसने मोनार्की की पावर सीज करी 1868 में, एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड, और सेंटर बनाया उसको, और एक्ट ऑफ यूनियन साइन करके अब राजा की पावर खत्म करिए, एक पार्लियामेंट होगा और पार्लियामेंट में सब बराबर होंगे, कोई लड़ाई करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पावरफुल थी। आपका जो पूरा ये ब्रिटेन एज अ नेशन है, ये काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था, और इसने काफी जल्दी से फटाफट से सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर में सारी चीजें कर ली है, और फिर इवेंचुअली सब चीजों को कंट्रोल कर। ठीक है, तो वो एक्ट ऑफ यूनियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Examine this statement in the context of European nationalism in 5 points. आपसे कह रहे हैं कि देखो, जब हम किसी पोर्ट्रेट को देखते हैं, स्टैचू को देखते हैं, तो हमें इजीली हो जाता है, लेकिन एक इंसान नेशन को चेहरा कैसे देता है, लाइक आइडेंटिटी कैसे देता है, तो आप थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था कि कंट्री एक पर्सन है,
और उस एक पर्सन की एक कम्युनिटी है, एक आइडेंटिटी है, वो एक चीज को मानता है। और ऐसे ही वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है। तो आर्टिस्ट ने विजुअलाइज किया था, आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किए थे फीमेल फिगर, आर्टिस्ट ने फीमेल एलेगरीज को लिबर्टी, जस्टिस और एक इमोशनल टच देने की कोशिश करी थी, सो दैट अगर उसकी कोई पिक्चर एग्जिस्ट भी नहीं करती तो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए। ठीक है, सो बच्चा ये पोर्शन था विजुअलाइजेशन। जैसे कि फ्रेंच में हमने फीमेल एलेगरी क्रिस्टाइन मेरियाने, जो कि क्रिश्चियन बहुत ही पॉपुलर नेम होता था, एंड वो नेशंस का आइडेंटिटी आज भी दिखाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक लिबर्टी एंड रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट। मेरियाने जर्मनी, पब्लिक स्क्वायर्स में लगाई जाती थी, लोगों को दिखाया जाता था और बोला जाता था कि ये देखो, ये है तुम्हारे देश की आइडेंटिटी। फिर इनके जो इमेजेस हैं बच्चा, वो कॉइन्स में, स्टैम्प्स में, जैसे हमारे रुपीस चलता है यहाँ पर, गांधी जी की फोटो लगे, वाई? बिकॉज ही वॉज फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने बहुत इंडिया को लीड करा है फ्रीडम देने के लिए। Germania became the allegory of German nation. She wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. ठीक है बच्चा? So this is what we are supposed to cover from this portion. इतना आप लोगों को समझ आया तो मुझे एक बार जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? Next up we have highlight the reason for the growth of nationalist tension in the Balkan region before the First World War. Before the First World War, बल्कान एरिया में क्या टेंशन था? बहुत परेशान थे ये लोग, बट क्या था वो परेशानी का कारण, वो हम थोड़ा थोड़ा सा तो जानते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा तो वी आर अवेयर। सो दैट वाज बल्कान एरिया विच वाज ज्योग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकली काफी रिच था। रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, कनेक्टेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज। प्रेजेंट डे 10-12 कंट्रीज यहाँ पर होंगे। नाउ इमेजिन ऐसे एरिया को कोई कैप्चर कर ले तो कितना रिच ही रिच हो जाएगा। और रिच ही रिच होने के चक्कर में एवरीबडी वांटेड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ देयर रोल प्ले। हर इंसान यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहता था और चीजों को कंट्रोल करना चाहता था। एंड दैट इज हाउ बल्कान एरिया एक टेंशन का एरिया बन जाता है। और ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे अपनी एथनिसिटी को लेके। बल्कान में बहुत सारी एथनिसिटी थी, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो रहे थे। किसी ने किसी के साथ जाके टीम बना ली, किसी ने किसी के साथ जाके टीम बना ली, दोनों के आपस में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ लेट्स जस्ट डू हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट। द बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, जिसमें मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रशिया, बोस्निया, ये बहुत सारी कंट्रीज आती हैं बच्चा, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को साल्स कहते थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, रशिया और ऑस्ट्रिया का भी हिस्सा आता था, और कॉम्प्लेक्स चीजें थी बहुत। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, रोमांटिक नेशनलिज्म बल्कान तक भी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी आज़ादी मांगने के लिए डिमांड किया। और जब उन्होंने अपनी आज़ादी डिमांड मांगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ऑटोमन एम्पायर और साल्स में। द बल्कान रीजन बिकेम अ रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, और जिस टाइप से ऑटोमन एम्पायर अपना एक्सपेंशन कर रहा था, बहुत टेंशन का माहौल था। एट द सेम टाइम ग्रेट यूरोपियन पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी, सब चाहते थे, आपको पता ही है, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बहुत होगा। एंड इतना ज़्यादा इस सिचुएशन में हुआ कि बल्कान आपस में भी लड़ रहे थे, एंड बाकी जो कंट्रीज थी उनको लगा कि इस लड़ाई का फायदा उठाया जाए, बहती गंगा में हाथ धोए जाए, आग में घी डालने का काम किया जाए और अपनी फायदा उठाया जाए, क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। और इतना ज़्यादा टेंशन सीरियस हो गया दैट इट ऑल्सो लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यस, इसके वजह से भाई दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया, बल्कान के वजह से। ओके, बल्कान का जो इशू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साल्विक नेशन स्ट्रगल इन द 19th सेंचुरी? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करनी थी। वो बस पिसते जा रहे थे और दे वर नॉट अपने बारे में, मतलब वो सोचने लगे थे, तो फिर अपने बारे में ऐसा सोचेंगे कि वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द फर्स्ट हाफ of the 19th century became a narrow creed with limited ends. Examine the statement. डेमोक्रेटिक आइडियल जो भी थे सेंटिमेंट बचा, वो नैरो क्रीड, मतलब जो बेसिकली नेशनलिज्म से हमारी कहानी शुरू हुई थी ना, वो आते आते हम लोगों को क्रीड में,
लाइक यानी कि थोड़ा नीयत खराब हो गई लोगों की कि इतने से काम नहीं चला, ज़्यादा चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, और वो हमेशा दे वर रेडी कि वॉर के लिए हम कभी भी बुला लो हमको, है ना, हम हमेशा रेडी हैं। मेजर यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड एस्पिरेशन, उनको अपने इंपीरियलिस्ट एम्स जो थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को हम कंट्रोल करेंगे, और जितना ज़्यादा टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे उतना हम पावरफुल हो जाएंगे, उतना बड़ा हम नेपोलियन की तरह कॉन्करर बन जाएंगे। तो इंपीरियलिज्म बहुत ज़्यादा वायरल होता है लास्ट में चैप्टर के। इंपीरियलिज्म एक ऐसा काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जो बंदूक दिखा के, हथियार दिखा के, पावर दिखा के दूसरे को कैप्चर कर लो, ठीक है, दैट इज इंपीरियलिज्म। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज एक्चुअली द बल्कान एरिया, और जो कि नेशनलिज्म से अब लोग कहाँ जाएंगे, एक ग्रीड, उनका जो लालच है उसको लेके जाएगा। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म अब ज्यादा दिख नहीं रहे थे, काफी एक्सप्लोसिव थे। वन बाय वन यूरोपियन नेशनलिस्ट वहां से टूट रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, और बल्कान का एरिया इतना ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव था कि सब लोग जब अपने हिस्ट्री को मांगते हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, लोग आपस में लड़ेंगे और इसी लड़ाई का फायदा लोग उठा के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी करेंगे। सो जो पूरा स्ट्रगल चल रहा था, जो भी उनकी हिस्ट्री थी, वो लोग अलग होना चाहते थे, डिफरेंट साल्विक नेशन अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे थे, और इसके चलते चलते काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे। आई होप कि आप लोगों ने बहुत थॉरली सारी चीजें यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये वाला जो पीडीएफ है जिसमें हमने सो मेनी जो भी सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं, you talk about MCQ, you talk about two kind of marker, 3 marker, 5 marker, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है इतना आप कर लो, ये चैप्टर में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिपीट होते हैं, बट आंसर विल बी देयर, और इसी से इतना कर लो हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यू मस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर हम बहुत सारी मीम्स और लाइव आके आप लोगों से बातें करते हैं एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा क्लास में। हमने बहुत सारे जो भी सारे ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो कवर करी यहाँ पर, एंड देन वील ऑल्सो गो बैक टू, अगर हम बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो हमने बच्चा हर एक एस्पेक्ट जो है चैप्टर का कवर किया यहाँ पर, और पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि हमने कुछ भी मिस नहीं किया होगा। इफ़ यू सी कि हमने यूटोपियन विजन, नेपोलियनिक कोड, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिशमेंट कब आया था, क्या क्या मिला, रोमांटिसिज्म क्या होता है, फ्रीडम लिबरलिज्म, ज़ोल्वरीन क्या होता है, सारी चीज़ें हमने पॉसिबली यहाँ पे कवर करी हैं। देन वी हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ इमेजेस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जो भी कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप देखो आप कितना अच्छे से हमने पूरा कवर किया है। सो अपेरेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर करी आज के सेशन में, और ये सेशन आपको इनफ होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंपेयर करके, अच्छे से आप इसको नोट डाउन करके सारी चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है, सो आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा सेशन को, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसको शेयर कर देना। पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। Thank you so much, everyone. This is your master teacher Varsha signing off for today. We'll see you in the next class. Bye bye. Take care. Sending you lots of love. Bye bye.